अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारी ख़ुसूसी नशरियात देख रहे हैं। इस वक्त हम बात करेंगे धरना ख़त्म पनामा लीक्स का केस सुप्रीम कोर्ट में। नाज़रीन, बड़ा फैसला हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये तय किया गया कि जो पनामा केस है उसकी हेयरिंग कोर्ट करेगा रोज़ाना की बेसिस पे। जो ऑर्डर दिया गया उसकी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने मेन जो है स्टेक होल्डर्स फरीकैन, उसमें प्राइम मिनिस्टर की फैमिली और पीटीआई को ये कहा गया, और जो स्टेक होल्डर्स हैं रिस्पोंडेंट्स हैं, कि आप अपने अपने TORs बना के लाएं। प्राइम मिनिस्टर के वकील से ये कहा गया कि परसों जुमेरात को सुबह 11:30 बजे वो प्राइम मिनिस्टर की जो पार्क लेन की प्रॉपर्टीज़ हैं उस हवाले से जो कुछ सवाल उठाए आज पीटीआई के वकील ने, हामिद खान साहब ने, कि उन जो सवालों का है जवाब लेके आएँ। और TORs के जो हैं कमीशन के TORs, और ये नाज़रीन याद रहे कि ये कोर्ट ने कहा है कि अगर कोर्ट ये समझे कि कमीशन बनाना ज़रूरी है उन पिटिशंस को देखने के लिए, जो कि पिटिशंस आई हैं पनामा लीक्स के हवाले से, तो फिर कोर्ट कमीशन बनाएगा। फिल वक्त जो हमने देखा कि पीटीआई ने ये एक्सेप्ट कर लिया जो कोर्ट ने कहा, और पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि जो धरना है उसको मौखर कर दिया, यानी अगर कहें कि उसको ख़त्म कर दिया तो दुरुस्त होगा। ये धरने के हवाले से आपको मालूम है कि कितने दिनों से यहाँ इस्लामाबाद, पिंडी और अब तो पेशावर भी इसमें मुलव्वज़ हो गया था कि क्या सूरत हाल बनी थी। हुकूमत का क्रैकडाउन की स्ट्रैटेजी थी। दूसरी तरफ से यहाँ पीटीआई के लीडर्स ज़्यादा तो बनी गला में थे, लेकिन हमने देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा से उनके CM निकले थे। बहरहाल ये लंबा किस्सा, इस पे बात करते हैं। हम अपने जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे ब्यूरो चीफ ऑन साही साहब, हमें कराची में, हमें लाहौर में ज्वाइन किया सईद काजी साहब ने, हमारे अपने एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, और कराची में मुजाहिद बरेलवी साहब हैं हमारे अपने एनालिस्ट और एंकर। आप सबको वेलकम टू द प्रोग्राम। और आपसे शुरू करते हैं, आप कोर्ट में भी थे आज, तो ये बताइएगा कि कोर्ट की जो एक डिसीजन है उसकी अहमियत क्या, लीगली क्या अहमियत है? अच्छा नसीम ज़रा साहब, आप भी कोर्ट में थी और मैंने भी। आज जो इतनी र्यूमर्स थी इस शहर में पिछले एक हफ्ते से, कभी हम क्या बातें सुन रहे थे, कभी कुछ सुन रहे थे। मैं बेसिकली इसको लीगैलिटी से ज़्यादा वो जो इससे पहले ये सारे, जब आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होते थे, वो सारे का सारा होता था पिंडी में। ये एक लीप फॉरवर्ड है। मेरे जैसा एक स्टूडेंट, आप तो बहुत बेहतर इस पर तबसरा कर सकेंगी, ये एक लीप फॉरवर्ड है कि वो काम जो पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किया करती थी कोर्ट ने, और अगर आप देखें तो जो कोर्ट ने अपने आर्डर में तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस दी, रिस्ट्रेन की जो बात की, इसका मतलब है कि कोर्ट ने रियलाइज़ किया है कि अगर सड़कों पे फैसले हुए तो अदारों के लिए अच्छी बात नहीं है, और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अच्छी बात नहीं है। तो वो सारा वो जो एक इसकी लीगल उस तरह की बात करना, शायद मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं, मैंने जो वहाँ जितने भी कौंसल हैं उनसे बात जो भी किया, उन्होंने कहा शायद लीगली हम इसको उस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन पिंडी की बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो उसको एक लीगल कवर हासिल होता है। तो मेरे लिए जो मेरी वहाँ पे बात हुई, ना किसी की हार ना किसी की जीत, ये जो सिस्टम है जिसको हम पाकिस्तान कह रहे हैं, और पिछले 10 साल से चाहे जिस तरह की भी है डेमोक्रेसी वो चल रही है। हमने देखी हैं सारी जो है वो बहुत सारे मार्शल लॉ देखे हैं, मैंने तो ज़िया साहब का देखा है और उसके बाद मुशर्रफ साहब का देखा है, लेकिन ये पिछले 10 साल में 8 साल जो हुए हैं, मुझे लगता है कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब 18th अमेंडमेंट है, गवर्नर राज की बात हो रही थी, पहले इस तरह लगते थे, ये अब नहीं लग सकता। वो सारा एक टैक्टिक्स के तौर पे गवर्नमेंट यूज़ कर रही थी, क्योंकि आपको गवर्नर राज लगाने के लिए नेशनल असेंबली से, सेनेट से और सूबाई असेंबली से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आप नहीं ले सकते। तो ये सारे जो पिछले 8 सालों में काम हुए हैं, आज हम उसका फल देख रहे हैं कि किस तरह, मतलब बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक सुसाइडल मिशन करें, इस सारे सिस्टम को तहबाला कर दें, लेकिन ये सिस्टम की खूबसूरती है, ये इसकी बेहतरी की तरफ चीज़ें जो बन, मुझे तो ये लग रहा है कि एक बहुत अच्छा फैसला है। और दोनों तरफ से जो रिस्ट्रेन शो की गई है, अगर इमरान खान साहब ने सिर्फ कोर्ट के कहने पर रिस्ट्रेन शो किया है, इट शोज़ कि उनमें एक बेसिकली पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी है वो आ रही है, और उनको पता है कहाँ पे क्या करना है। उस पे आएंगे पॉलिटिकल मैच्योरिटी पे। मुजाहिद बरेलवी साहब, आप बताइएगा, कराची में आप बैठे हैं, ये जो आज कोर्ट में फैसला, तो यानी ऑर्डर तो आपके सामने आ गया, कोर्ट में जैसे ऑन कह रहे हैं
दिन भर कोर्ट ने बार बार ये कहा कि ये बड़ा अहम मसला है, पाकिस्तानी समझते हैं कि यहाँ जो करप्शन है ये तमाम जो है इस पर कुछ किया नहीं जा सकता, एक सेंस है पैरालिसिस का एक लगता है, और इदारों की बड़ी तंबीह की इन्होंने, यानी कि नैब का नाम लेके बहुत बुरा भला कहा। फिर उन्होंने जो पीएम के फैमिली लॉयर थे उनको भी कहा कि आप जवाब नहीं लेके आए। तो शुरू में जो एक मूड बना उसमें लग ये रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाह रहे कि बड़ा फोकस्ड हो और तेजी से इस पर किया जाए, और ये इशू ज्यूरिसडिक्शन से हट के उन्होंने कहा हम एडजुडिकेट करेंगे। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? लेकिन नसीम बीबी, कुछ बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसमें 3-4 डेवलपमेंट हुए हैं। आप ये भी गौर करें कि परवेज रशीद की कोई कुर्बानी कोई मामूली चीज़ नहीं, और इस अंग्रेजी अखबार की खबर को भी साथ रखें, इस धरने को भी साथ रखें, और जो पास में डेवलपमेंट होते रहे, जो मिलिट्री आपकी जो नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात की जो खराबी है उसमें, इस सबको मैं एक ही तनाजुर में देखता हूँ। परवेज रशीद साहब का जाना, ये भी खबर आ रही है कि चौधरी निसार साहब, जिसको एतजाज साहब कहते थे शायद वो छुट्टी पर, उन्होंने कहा मैं चला जाऊँगा। फिर आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट जो बड़ा काफ़ी इसको टाल रहा था 1 महीने से, उसने कहा कि हम डे बाय डे इसकी प्रोसीडिंग करेंगे, और अगर डे बाय डे कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा लगेगा। अभी हमारे जस्टिस शाइख उस्मानी साहब कह रहे थे। तीसरी अहम बात ये कि तहरीक इंसाफ, जिसे हम सब लोग, हमारी ख़ास तौर पर इंटेलेक्चुअल और सिविल सोसाइटी के लोग और बड़े दानिश्वराना कराम हमारे कुछ सियासी पंडित इस्लामाबाद के मम्मी डैडी की पार्टी कहा करते थे, उस मम्मी डैडी की पार्टी ने वो जो ज़ियाउल-हक के खिलाफ जो पीपल्स पार्टी के जियाले लड़ते थे उसकी याद दिला दी। जनाब कोई मामूली बात नहीं है स्टूडियो में बैठ कर ना बात है। आप तो नसीम ज़हरा सड़कों पे निकली होंगी, पूरे 24 घंटे तक जो है वो पिशावर से लेकर जो सड़क जो है वो मैदान जंग बनी रही। हमने देखा कि ये जो खवातीन, वो आपने देखा शीरी मदारी हो, फिर अंदलीब अब्बास को जिस तरह पकड़ के ले गए। तो एक तो ये कि ये चाहे आज अपनी जीत कहें और अब ये जो ज़हीम कादरी जैसे लोग फप्तियां कसें, तहरीक इंसाफ एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी उभर के सामने आई है, ऑर्गेनाइज पार्टी। पिशावर से काफिले आए, आगे भी चलते, और अमलन उन्होंने 5 दिन तक हुकूमत को एक तरह से ख़त्म कर दिया था। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा है कि वो आगे आई। और वो जो मैं ये भी सॉरी टू से, आप नसीम जानती हैं कि हमारी जो आला अदालतों का माजी क्या रहा है और इस वक्त भी किस तरीके से लेतो लाल से काम लेती रही, जिसकी सबब ये महाजर आई। ज़रूर कोई ना कोई जो है वो कहीं ना कहीं पैगाम रसानी हुई होगी कि सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करे, वरना कहीं हमें मदाखलत ना करना पड़ जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये पूरे तौर पर तहरीक इंसाफ और एक पॉलिटिकल फोर्सेस की, जेन्युइन अपोजिशन की फतेह है। और मुझे पीपल्स पार्टी के लोगों के ये जो इस तरह के मस्खरे पिन के बयान, हथियार डाल दिए एक और न्याजी ने, बड़े मज़ाक़खेज़ लगे। एक ऐसी पार्टी जो सिंध के चंद डिस्ट्रिक्ट में महदूद रह गई है। सॉरी जी नहीं, ये आपने जो बात की आखिरी के एक और न्याजी ने हथियार डाल दी, ये हमने सुनी नहीं थी, लेकिन यकीनन इसको सुन के मेरे वही एहसासात हैं जो आपके हैं कि मेरा ख्याल है लफाजी की खेल में तो हर एक आगे निकल जाता है। लेकिन एक बात, इससे पहले मैं सईद काजी साहब के पास जाऊं, एक बात की नाजरीन हम क्लैरिफिकेशन दे दें, और सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास का मीडिया के हवाले से कहा तो हमारा ख्याल है बताते चले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जब हियरिंग की थी इस केस की तो हमने कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको सुनेंगे, और हमने नवंबर 1 की जो डेट दी, हमने 2 हफ्ते पहले बात की थी। तो नाइदर आर वी ड्रैगिंग आवर फीट, ना हमने कोई बड़ी तेज़ी में या पैनिक में दी है। तो सुप्रीम कोर्ट वाज वेरी क्लियर कि इस चीज़ को क्लैरिफाई किया जाए। और अब आपने बड़ी भारी बात की, एक तरफ आपने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, दूसरी तरफ अब मुझे मालूम नहीं कि बरेलवी साहब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे आप कह रहे हैं कि किसी ने उन्हें कहा होगा कि हम मुदाखलत कर देते हैं तो आप ये करें। आई एम नॉट श्योर दैट हैपेंड, लेकिन बहरहाल सईद काजी साहब योर टेक, ये जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं। मेरे ख्याल में जो फाजिल अदालत ने एक जिक्र किया और आपने भी जिक्र किया है
कि पैरालिसिस का। अब आप देखें ये मामला, अभी मिसाल ले लेते हैं, अभी हिलरी क्लिंटन के खिलाफ फिर केस निकल आया तो FBI उसको वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारे यहाँ SCCP कहाँ था, FIA कहाँ है, हमारी नैब किधर खड़ी है, हमारा FBR किधर है? क्या ये तमाम इदारे जिस जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है टोटल पैरालिसिस का शिकार हैं? क्या हमें कभी किसी बड़े लेवल पे व्हाइट कॉलर क्राइम या मुबैना व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए पहले जुलूस निकाल के डंडे खाने पड़ेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा? तो मैं समझता हूँ पहली बात तो यह है कि इफ देयर इज अ रीजन टू सेलिब्रेट इट, इट इज आल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट फैक्ट कि यहां पर जहां जिन इदारों को ये बड़े शुरू में कर लेना चाहिए था और जहां दुनिया में हुआ है, ये जो इदारे जिनको हम टैक्स देते हैं इनको सुबह बंद कर दें। आपने 70 टैक्स लगा रखे हैं आम आदमी पर जो कि फुट करता है बिल को, इस रियासत को चलाने का। ये इदारे हैं, मैं SCCP का अचार डालूं, क्या करूं? अब हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, सारी कौम उनको देख रही है। एक शक, कुछ लोग शक कर रहे हैं, कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। कौम होस्टेज हो चुकी है। गुर्बत का ये आलम है कि दुनिया के बदतरीन इंडेक्सेस में हम सब सारन अफ्रीका से नीचे गिरे हुए हैं। तो आई थिंक देयर इज लेस रीजन टू सेलिब्रेट। और अब हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि अगर कल हमारी तारीख में अगर ये हुआ है 2 नंबर काम और इसको नेट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट करती है, तो सुनहरे हरफों में ये लिखा जाएगा, शायद हम बेहतरी की तरफ चल पड़े। वरना जितने इंडिकेटर हैं यहाँ पर, जितने रियासती इदारे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर तो अब पहुंची ना, उससे पहले हर किसी ने कौम को मायूस किया है। एंड इट इज आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट। जी नसीम जी सईद काजी साहब, आप यकीनन कोर्ट में तो मौजूद नहीं थे, लेकिन आप कान लगा के लगता है सुन रहे थे सारी बातें, क्योंकि जो आप फरमा रहे हैं वो ऑब्जर्वेशंस थी बेंच की। पूरा वक्त बेंच ने गाहे बगाहे ये बात करते रहे और ख़ास तौर पे उन्होंने बात की उसकी FBR की भी बात की, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पे बात की कि जो इदारे हैं, जो मेन इदारे हैं नैब जैसे, उन्होंने वो डिलीवर नहीं किया। उन्होंने कहा इसकी वजह से हमारे पास आना ही पड़ा ये केस। और उन्होंने कहा कि अब बार बार उन्होंने कहा कि केस एपेक्स बॉडी के पास आ गया है, जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एपेक्स बॉडी है इस मुल्क में, और ये एपेक्स बॉडी जो है वो फैसला करेगी। नाज़रीन, हमें कमर जमान कायरा साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें ज्वाइन करने का। जी अच्छा, ये बताइएगा कि आपने देखा आज जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है TORs के हवाले से, और TORs के हवाले से जो इंटरेस्टिंग बात है कायरा साहब, वो तो मुबारक हो आप सबको, क्योंकि जो PTI ने TORs देने का फैसला किया वो वही है जो आपने जॉइंटली उसको ड्राफ्ट किया था। तो ये बताइएगा आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की? नसीम ज़हरा, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि इस वक्त एक जो क्राइसिस बना हुआ था और दिन ब दिन उसमें से तलखी बढ़ती जा रही थी, और कल और आज का दिन और कल ज्यादा इम्कान था कि और तलखी बढ़ जाए और ख्याल ज्यादा खराब हो, उससे एक दफा अवर्ड, लेकिन इससे बिल्कुल इसको हद तौर पे कहा जाना चाहिए ये का मामला टल गया है। सर, मेरे दानिश से अदालत ने जो फैसला किया है, जिस फैसले की जो जैसे आएंगी अगली पेशी पे शायद वाजे हो सके कि अदालत किस तरह लेके चल सकती है, क्योंकि इस वक्त ना एक और भी एक चीज बड़ी मैदान में मौजूद है, अदालत का इख्तियार। अदालत जो है वो कह रही है कि जी आप अपने अपने TOR जमा करा दें और हम देखेंगे कि अगर आपका कंसेंसस हो ठीक है, वरना हम TOR बना देंगे। तो अदालत किस इख्तियार के तहत TOR देगी? क्या पार्टीज टू द केस उनको ये इख्तियार दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या उनका सुओ मोटो इख्तियार है? ये एक सीरियस इशू है। दूसरा ये है कि उसके लिए कौन सा कानून है जो कमीशन वो कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं अदालत, वो किस कानून के तहत बनाएंगे? क्योंकि कानून जो एग्जिस्टिंग था 1956 वाला, उसके ऊपर तो अदालत अपने तहफुजात का इजहार कर चुकी है कि इसके तहत तो दूसरा कमीशन बनेगा। तो नई कानून साजी हुए बगैर एक एम्पावर्ड कमीशन कैसे बनेगा, ये भी एक सवाल आने वाले दिनों में जवाब मिलेगा। और तीसरा यह है कि जिस तरह इदारों, हमने एक मसले का हल निकालते हुए इदारों को गैर मोतबर नहीं कर देना, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मामला सब जुडिस हो वो पार्लियामान में डिस्कस नहीं होता, उस मामले को पार्लियामान डिस्कस नहीं करती कि ये मामला सब जुडिस है, और ये मामला जो इस वक्त सब जुडिस है, जो कोर्ट में आया है, ये दोनों ऐवानों में मौजूद है। बिल्कुल।
तो मेरा ख्याल ये है कि अदालत को चाहिए कि उस इदारे की जो सुप्रीम इदारा है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम पार्लिमान है, तो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को भी तस्लीम किया जाए। हमें अदालत का एहतराम, अदालत की तौकीर हर जगह अपनी जगह मौजूद, लेकिन अब इस ट्राइकॉटमी को भी हमें ध्यान में रखते हुए अदालत को चाहिए कि ये मामला विद ऑब्जर्वेशन पार्लियामान को दे के हमें ये बिल पास करें ताकि हम तरतीब में रहें, एक नज्म में रहें। और ये सोल्यूशन जो है, ये एक और भी ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो मसाइल हैं कंटेम्प्रेरी साइड के आज जो हैं, वो उनमें से एक इशू हमारा ये है जिसको हम सारे दोस्त, मैं भी उसमें शामिल हूँ, इमरान खान साहब भी शामिल है, मेरी जमात भी शामिल है और आप भी शामिल हैं, पाकिस्तानी रियासत के लोग भी शामिल हैं, हम इस मामले को लेके चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के एट द सेम टाइम सोसाइटल चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान की स्टेट के चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को गवर्नमेंटल चैलेंजेस हैं, उनका एक कंप्रीहेंसिव तज्जिए की भी जरूरत है ताकि हम कंप्रीहेंसिव चीजों को लेके चल सके। एक मसले को लेके स्टैंड स्टिल नहीं हुआ जा सकता। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप करप्शन के केस पे कमजोर पड़े, लेकिन पाकिस्तानी रियासत के चैलेंजेस का जो कंप्रीहेंसिव हल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो नौजवान चेयरमैन दे चुका 4 पॉइंट्स की सूरत में। हमारे ये सारे जो बड़े बड़े लीडर और जगादरी हैं, ये तो उन मामलों को हल नहीं कर पाए आज तक, या उस मामले को उस तरह कंप्रीहेंसिवली हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन बिलावल साहब ने पाकिस्तान के चैलेंजेस का जो मेजर इश्यूज हैं उनको हल का 4 पॉइंट दिए हैं, जिसमें एक पॉइंट ये जो एम्पावरमेंट ऑफ कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन है और इस लेजिस्लेशन का है। बाकी 3 पॉइंट वो हैं जो पाकिस्तान के बाकी 3 बड़े चैलेंजेस का जिसका सामना है और जो इससे छोटे नहीं है। बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म। अच्छा कायरा साहब ये बताइएगा, एक आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है उसमें वो पार्लियामान जो है उसको एक इंक्लूसिव प्रोसेस करे, और आपने सही फरमाया परसों यानी जुमेरात को सब पता चल जाएगा, क्योंकि पहली एक ऐसी हियरिंग होगी जिसमें कोर्ट बताएगा कि किस कदो खाल में ये चलेगा। आपकी पार्टी के हवाले से अगर आपसे पूछते चलें कि बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से इस पर अगर हमने नहीं सुना अभी तक कमेंट, लेकिन असीफा भुट्टो की तरफ से आया ये कमेंट कि ये इमरान खान ने यू टर्न लिया, तो व्हाट इज द पार्टी पोजीशन ऑन दिस? देखिए, पार्टी की पोजीशन, सईद गनी ने कहा कि एक और न्याजी ने हथियार डाल दिए साथ में, ये भी जी सर। देखिए, चले ये जो आप तो बेहतर समझते हैं ना, जुमलेबाजी चलती रहती है। अच्छा चलिए, ये जुमलेबाजी है, ठीक। लेकिन पार्टी पॉलिसी जो होती है या पार्टी के फैसले, आप तो सीनियर है ना, आपने बड़े जहान देखे हैं, बड़ी स्ट्रगल देखी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो मौजूद है, हम समझते हैं कि मेरी जमात का मौकफ तो आएगा जब जमात बैठ के, हम आज या कल बैठ के अपना एक फैसला, अपनी मुशावरत करेंगे। अभी तो हमारी इंडिविजुअल रहा है, लेकिन खान साहब के लिए एक शेर उनकी नजर कर सकता हूँ। वो शेर इस तरह है कि तुझको तन्हा कर गया है मुनफरिद रहने का शौक, अब अकेले बैठकर ख्वाबों के मंजर पे। वैसे अकेले नहीं बैठे, आपको लेके जा रहे हैं कोर्ट में, कंबाइंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस। जरा बंदे खबा देख, ये मिसरा भी सुन लें आप। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ना बढ़ा पाती है सामान, लेकिन हम तो है नहीं जी साहब। वैसे हम तो सुनिए जी क्या होता है, वक्त का जबर क्या होता है नसीम, तारीख और वक्त का जबर ये होता है कि आप अकेले चले थे अलग होके, आज आपको घुमा फिरा के हालात ने फिर सबके साथ इकट्ठा कर दिया। अच्छी बात है। और अगर वैसे कायरा साहब, जस्ट टू गिव द डेविल द ड्यू के, मेरा ख्याल है जो उनके, हमें तो लगता है ये, आप इससे शायद इत्तेफाक न करें कि जो स्ट्रीट्स में बाहर निकले, आपको मालूम है कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में 12 मरतबा उन्होंने कहा कि तजल्जुल का शिकार है माशरा, लोग बड़े परेशान हैं, ये तो शायद वो प्रोटेस्ट का भी असर हुआ हो। लेकिन आपका ख्याल नहीं कि सईद गनी साहब ने लफाजी को एक बहुत एक्सट्रीम पे ले गए, ये कह गए कि न्याजी ने हथियार डाल दिए? नहीं, मतलब वो होता है बाद वक्त कमेंट करते हुए बंदा जरा जज्बाती होके। अच्छा चलिए, आप तो इतने जज्बाती नहीं होते, आप तो बड़ी रख रखाव की बात करते हैं। और पिछले दिनों खान साहब ने तारुल साहब के बारे में बहुत नामदार अल्फाज कह दिए, और इसी तरह ख्वाजा आसफ को उन्होंने बेगैरत कह, और बिलावल भुट्टो ने उनको पुतली कह दिया, तो ये सब चलता रहा है पीछे। आप सही कह रहे हैं कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पनामा के हवाले से, और साथ साथ जो इमरान खान साहब ने ये तय किया कि धरना नहीं होगा, उसकी जगह यौम तशक्कुर होगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस डिस्कशन में वापस जाए नाजरीन, आप सुन रहे होंगे शायद जब से फैसला आया उसके बाद मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस मुख्तलिफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कमीशन बनाएं, और पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है और इमरान खान साहब कुछ और कह रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम आपके लिए एक टाइमलाइन बना दें कि ये कमीशन के हवाले से जब बात हुई तो शुरू हुई तो क्या हुआ। तो ये सामने आपकी टाइमलाइन है। 23 अप्रैल को नाजरीन हुकूमत का ख़त गया चीफ जस्टिस को कि पनामा पेपर्स पर, और पनामा पेपर्स पर नहीं, हुकूमत का जो ख़त गया वो काफ़ी तफसील में उन्होंने कहा जी जिन जिन लोगों की ऑफशोर कंपनीज़ हैं, जिनके पैसे में प्रॉब्लम है, टैक्सेस का इशू है, ट्रांसफ़र ऑफ पाकिस्तान से जो फंड्स हैं उस पर आप एक कमीशन बनाइए। ये 23 अप्रैल को गया हुकूमत की तरफ से ख़त, और उसके बाद नाजरीन 13 मई को चीफ जस्टिस साहब का जवाबी ख़त आया हुकूमत को। उस ख़त में 2 मोटी मोटी बातें थी। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजे हैं कमीशन के लिए, वो उनका दे विल सर्व नो पर्पस, कि उनका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजे हैं दे आर टू वाइड एंड टू ओपन। तो हुकूमत का जो ख़त था उसके जवाब में ये चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, और उसके बाद हुकूमत की तरफ से और ये भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि आप इसको रिव्यू करके हमें फिर बताएं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। लेकिन हुकूमत ने उसके बाद 13 मई के बाद कोई जवाब नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद जो था बॉल वो मूव कर गया पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, और पनामा पार्लियामानी कमेटी का क़याम हुआ 24 मई को, और उसके बाद कोई 8 मीटिंग्स हुई हुकूमत के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान 24 मई और 14 जून के दरमियान। इन 8 मीटिंग्स के नतीजे में एक डेडलॉक हुआ। हुकूमत और जो अपोजिशन है उसके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, और फिर हमने देखा नाजरीन कि 26 सितंबर को अपोजिशन ने अपने TORs बनाए। वो TORs जो थे वो चले गए सेनेट में, और जो हुकूमती इंक्वायरी कमीशन बिल बना 2 सितंबर को माजरत के साथ 2 सितंबर को, और ये जो था ये पहुंच गया नेशनल असेंबली में। तो नाज़रीन बेसिकली ये है एक टाइमलाइन कि भाई किसने कमीशन का कहा। तो अगर हम ये कहते चलें कि कमीशन को यानी एक इस स्टेज तक पहुंचाना में ये गलत होगा कहना कि हुकूमत के कहने पे ये कमीशन बना, या हुकूमत शुरू से ही कह रही थी। हुकूमत की जो कम्युनिकेशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हुकूमत का जो है वो एम्फसिस सही नहीं है और बहुत वाइड है। बहरहाल वापस चलते हैं हम इस इशू पे जो आज हुई है डिसीजन। और तो इमरान खान साहब ने क्या कहा नाजरीन जब ऑर्डर उन्होंने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का? परसों से नवाज शरीफ की तलाशी शुरू होगी। यौम तशक्कुर बनाएंगे परेड ग्राउंड के ऊपर 2 बजे 10 लाख लोगों को हम कल इकट्ठा करेंगे। इंशाल्लाह तारीखी होगा, पुरअमन होगा, आइन के बीच में होगा, पुरअमन होगा, आइन के उस दायरे कार में रहते होगा। जो यौम तशक्कुर है कल होगा, परेड ग्राउंड में होगा। एक ये कहा, और उन्होंने कहा कि परसों से नवाज शरीफ साहब की तलाशी शुरू हो जाएगी, और उन्होंने ये सेहरा लिया इस जीत का अपने सर। ये सही गलत? बिल्कुल ठीक। और अगर आप देखें जिस तरह आपने टाइमलाइन दिखाई तो चीफ जस्टिस साहब एक दफ़ा माजरत कर चुके हैं। वही बात जो बरेलवी साहब कह रहे थे, और वही कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ रियलाइजेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि ये डिस्प्यूट जो है उन्हीं को हल करवाना है। तो ये सारे का सारा क्रेडिट अगर इस तरह होना होता तो 23 अप्रैल को जब वज़ीर आज़म ने खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और इन्हीं को कहा था तो वो उस पर जो है इनकार ना करते। इसका मतलब है कि वो उस वक्त से लेकर अब तक बहुत सारी एफर्ट जो स्पेशली जो PTI ने किया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी इसमें बहुत एफर्ट है, सारों की बहुत एफर्ट है। तो ये सारा क्रेडिट आज जिस तरह कायरा साहब कह रहे थे कि अकेले थे, लेकिन आज एक चीज जो है वो अकेले ये क्रेडिट लेने में
कम अज़ कम वो ज़रूर हम उनको कहेंगे कि वो ये सारे का क्रेडिट अकेले लेंगे कि ये सारे एक तरफ थे और मैं एक तरफ था, तो इसलिए ये सारा क्रेडिट मुझे जाता है। हालांकि इन सारों की उसमें जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ कल बड़ा अहम दिन है इलेक्शन कमीशन में, यही सारे केसेस आपको पता है, मरियम का वहाँ पे है, सफदर, कैप्टन सफदर का केस वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में, असासाजात पे। तो जो मेरी खबर है या जो मुझे अभी तक अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने गवर्नमेंट के लोगों से बात की है, कि कल वहाँ पे वो यही प्ली लेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये केस टेकअप कर चुकी है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको छोड़ दे और वहीं पे इसको होने दे। तो चांसेस यही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का वो जो एक छोटा है जो भी परव्यू है, जो उनकी छोटा है, तो चांसेस यही हैं कि इलेक्शन कमीशन भी ये सारी की सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में भेज देगा। और सुप्रीम कोर्ट के भी कारा साहब लीगैलिटी की बात हो रही थी, डेफिनेटली बहुत सारे अभी सवालात उठने, लेकिन क्योंकि दोनों पार्टीज मान चुकी हैं, बिल्कुल वज़ीर आज़म अपना रिटर्न जवाब दे चुके हैं, पीटीआई भी दे चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं बैठेगा। और जो बात काजी सईद साहब कह रहे थे, मैं नैब को आपने देखा सबसे ज्यादा रगड़ा नैब प्रोसिक्यूटर को, क्योंकि उसने कहा पनामा हमारे अंडर हमारे प्रीव्यू में आता ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो करप्शन को उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आपका क्या ख्याल है कि आम लोग आपके, उन्होंने बल्कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि ये सारी चीजों को वो जो है वो इन्वेस्टिगेट करे। तो ये बिल्कुल लेकुनाज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक बहुत और कमीशन की हिस्ट्री भी अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीजें शायद इससे बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बेहतरी की तरफ जाएंगी। सईद काजी साहब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि देखिए, हुकूमत ने जो कमीशन के लिए पहले खत लिखा और सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया, तो आज हमने देखा जैसे हुकूमत ने इन राइटिंग कहा कि जी हम मानते हैं और आप कोर्ट डिसाइड कर ले टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो क्या आप कहेंगे कि हुकूमत ने भी तो अपनी पोजीशन में तब्दीली लेके आए हैं इस हवाले से, पनामा लीक्स के हवाले से? देखिए, ये तो देखेंगे हम कि किस हद तक लेके आए हैं, मगर एक बात जो पॉइंट आउट करना चाहता हूं कायरा साहब के जवाब में, वो ये थी कि ये 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना सकती है, वो शायद इंक्वायरी कमीशन की बात कर रहे थे। दूसरा, मैं एक कमेंट जरूर करना चाहता हूं नसीम ज़हरा साहिबा, और वो ये कि बिल्कुल पार्लिमान सुप्रीम है, 7 बजट बन चुके हैं मुसलसल जमहूरी दौर में, एक भी अवाम के हक में नहीं बना, बल्कि हर बजट में 400 से 500 अरब रुपए की जो टैक्स की छूट है सारोज के जरिए इन्होंने अपने तबके को दी। अगर ये अपना काम ठीक कर लेते, अगर इन्होंने अवाम के मफाद में उस्तवार किए होते तमाम इदारे, तो क्या आज हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते? हम वो कोई एक भी इंक्वायरी अपने मकाम पर पहुंची होती? तो यहां पे रूलिंग एलीट का हर तबका अपनी जो उसके पक्ष हैं एज लेजिस्लेटर या और किसी, वो उसके पीछे छुप रहा है। तो बेसिकली आज हम जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं कि पार्लियामेंट ने अगर अपना काम किया होता तो हम उनके पास रहते। काजी साहब, मुझे आप माजरत करेंगे, मुझे बात करनी है सिराजुल हक साहब के साथ। जमात के अमीर हैं हमारे साथ, जमात इस्लामी के। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब हमें ज्वाइन करने का। ये फरमाइएगा सिराजुल हक साहब कि आज जो ऑर्डर हुआ और आप भी मौजूद थे, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में, तो जो प्रोसीडिंग्स हुई, जो ऑब्जर्वेशंस थी और फिर जो ऑर्डर आया, आप क्या फरमाएंगे उसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरी उम्मीद और समझता हूँ कि इंशाल्लाह अदालतों के जरिए हम करप्शन के खिलाफ इस मुहिम को कामयाब करेंगे। और आज जो अदालत का मूड था वो खासा पॉजिटिव था। और अब ये एक मफाद आमा का सवाल है, किसी फर्द वाहिद का तंजीम का मसला नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि चौकों और चौराहों में संजीदा मसाइल हल नहीं होते हैं, उसके लिए अदालत ही मुनासिब जगह है। और मैं गुज़श्ता कई महीनों से यही कह रहा हूँ, कमीशन हो, वो बाइख्तियार भी हो, वो इंक्वायरी भी करे, वो ट्रायल भी करे और वो सजा देने के काबिल हो। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि एक ऐसा कमीशन हो कि अगर हुक्मरान टोले में जिसने गबन लूटमार की हो या पोजीशन में मौजूद हो, उन सब का बेलाग एहतसाब हो, ताकि पाकिस्तान एक करप्शन फ्री मुल्क बन जाए। बाकी ये अच्छी बात है कि आज सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया, सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद का इजहार कर लिया और एक मजबूत अदालत ही हमारे मसाइल का हल है। अब मजीद करप्शन और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकता है, लेकिन करप्शन के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि हमारी अदालतें
एक ऐसा डिसीजन और रोड मैप भी दे दे, एक लाएअमल भी दे दे कि आइंदा भी करप्शन के रास्ते बंद हो जाए। बाकी मैं पुरुमीद हूँ और समझता हूँ कि इंशाल्लाह इससे खैर बरामद होगा और हमें लड़ने और आपस में दस्तक गिरबान होने की बजाय अमन अंदाज से बेशक जी सिराजुल हक साहब, ये फरमाइएगा कि कोर्ट की इस्तदा थी कि आप सब TORs लेके आए परसों, तो आप जो कंबाइंड ऑपोजिशन का TORs हैं जो कि PTI लेकर के जाएगी, आप भी वही ले जाएंगे या आप कोई और बनाएंगे TORs? देखिए, जो TOR पहले ऑपोजिशन ने बनाया था, जो सेनेट में हमने उसमें जमात इस्लामी का एक नुक्ता ये इजाफा था कि TOR में ये चीज शामिल थी कि कमीशन हो, लेकिन कमीशन के लिए हमने ये तजवीज की कि वो ट्रायल भी कर सके, न सजा देने के काबिल भी हो। बहरहाल कल मैंने अपने वकला को बुलाया है, मैं मशावरत कर रहा हूँ और मैं जो दूसरे सियासी जमातें हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनसे भी मैं कल मशावरत कर रहा हूँ, उनके लीडरों से भी राबते करूंगा। ख्वाहिश यही है कि एक मुश्तरका TOR हम पेश करें। जी जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का सिराजुल हक साहब। काजी साहब, आप कुछ फरमा रहे थे जब ये सिराजुल हक साहब आए। आप मैडम, मैं ये कह रहा था मैडम, मैं बड़ी सादा सी बात कर रहा हूँ कि देखें, आप तो जमहूरियत का तसलसल है, 7 बजट इन्होंने दिए, क्या किया इन्होंने हमारे लिए? जी, आपने क्या कैसे हमें मुमय्यज करें और लॉ से कैसे मुमय्यज करें? चले छोड़ दें, ये 65-70 करोड़ रुपए का एक केस आया था मुश्ताक अली सानी का, आज तक पता चला कि उसके आगे कौन था, उसके पीछे कौन था? किस इशू पे इन्होंने कवर अप नहीं किया और फिर बाद में कहा जी हमें तो अदालतों ने माफ कर दिया और हम तो अदालतों से सारे चिट लेके आ गए। अगर पार्लियामान, हम मानते हैं सुप्रीम है, अगर उसने अपना काम दुरुस्त अंदाज में किया होता। और दूसरी बात मुझे यह बताएं कि यहाँ कौन सा शोबा है जिसमें हम रश कर सकें अपने 7 सालों में, 8 सालों में, जिसके लिए हमने मारे खाई, हमने इस डेमोक्रेसी के लिए जूते खाए, लोगों ने बेचारे क्या क्या शातें भी ली। तो बात यह है कि आज यहाँ हमारा खड़ा होना और फिर आज भी गो मुगो की कैफियत में होना और फिर उसके बाद कि हम आगे किधर जाएंगे, क्या ये निजाम दोबारा से उस्तवार हो सकेगा? इस मुल्क के गरीब आदमी जो 70 टैक्स देता है, 70 विद होल्डिंग टैक्स देता है, इस मुल्क का गरीब आदमी जो कि इन एडवांस देता है और जो कि इलीगल है, वो इकट्ठा किया जाता है, क्या उसकी कोई अशोई है? ना इलाज है, ना रोटी है, ना तालीम है, करोड़ों बच्चे बाहर बैठे हैं। तो ये है वो इशू जिसकी तरफ हमें आना चाहिए। काजी साहब बेशक अभी बरेलवी साहब ब्रेक लेते हैं, आपके पास आएंगे। उसके बाद ये बात तो दुरुस्त है, हालात वैसे नहीं जैसे चाहिए, लेकिन ये भी हमें मालूम है कि मार्शल लॉ लग के ये भी हाल बुरा ही हुआ है। तो ये काजी साहब जो तनकीद कर रहे थे, उस हवाले से हालात को बेहतर करने की ज़रूरत है। और आज एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से, जो कि कोर्ट में अपनामा केस लगेगा, जैसे काजी साहब कहते हैं। स्टे विद अस नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आते हैं और गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो पटिशनर्स थे उसमें सबकी प्रेयर थी, सब जो कोर्ट से चाहते कि क्या कोर्ट करे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो 5 प्रेयर्स थी PTI की तरफ से, उसमें यह भी था कि प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करें और फौरी तौर पे नैब का भी कहा गया कि नैब प्रोसिक्यूशन वगैरह करे। तो अगर हम ये देखें कि तमाम जो पटिशनर्स थे, उनकी जो पटिशन, जो उनकी प्रेयर्स थी, उसमें सब ने लचक दिखाई है। तो एक तरफ अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उनकी ऑब्जर्वेशंस की, और जैसे अभी सिराजुल हक साहब फरमा रहे थे कि बड़ी क्लियर था कि सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है इसको तेजी से निपटाएं और कानून के दायरे कार में रहते हुए निपटाएं। और ये बड़ा क्लियर था कि वो कह रहे थे इसको आप इसका फैलाव ना करें, ज़्यादा पनामा लीक्स के हवाले से ही काम करें। और तो दूसरी तरफ हमने देखा पटिशनर्स ने सब ने लचक दिखाई। कोशिश करेंगे शेख रशीद साहब से भी बात हो पाए, ही वॉज अ पटिशनर, उन्होंने कोई ज़्यादा उस वक्त बात नहीं की, कोर्ट में बाहर भी आके ज़्यादा बात नहीं की। कोशिश करेंगे उनका मौक़िफ़ लें। लेकिन ये बरेलवी साहब, अभी आप बात कुछ करना चाह रहे थे जब हम ब्रेक पे गए, इस हवाले से कि हुकूमत ने भी तो अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। मेरा ख्याल ये अहम बात है कहना कि हुकूमत का मौक़िफ़ तो वो था जो उन्होंने ओरिजिनल ख़त लिखा था इनको सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद मौक़िफ़ उनका पेश सामने आया जो उन्होंने नेशनल असेंबली में बिल दिया। तो हुकूमत ने भी तो अपनी पोजीशन बदली है। देखिए, एक तो नसीम है, हम लोग क्योंकि थोड़ा सा कुछ रवायती तौर पर हम कुछ स्टैंड ले लेते हैं।
और हम पीटीआई के जो हामी हैं वो पहले तो हम मम्मी डैडी कहते रहे, लेकिन अगर आप गौर करें कि 2010 से लेकर जब इमरान खान ने पहला जलसा किया 10 या 11/9 को लाहौर का, उसके बाद से 6 साल तक वो अपने क्राउड उनका बढ़ता रहा है। और वो एक, जैसे मैंने कहा, एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से जब चाहते हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ, लोग कह रहे थे पार्टी मर रही है, फिर आपने देखा कि रायबंड में वो किस तरीके से निकल के आए। और ये जो सब सिचुएशन पैदा हुई है 2007 में, जिस तरह अभी कल थोड़ा सा शायद आपने सुना होगा, मुशर्रफ साहब ने ये तस्लीम किया कि मेरी मकबूलियत गिर गई थी और मुझे इख्तियार छोड़ना पड़ा अवाम के प्रेशर और दबाव के सबब। ये 9 साल बाद हो रहा है। उसके बाद 13 का इलेक्शन भी आया, 13 से लेकर पिछले 3 साल तक कोई इतना बड़ा प्रेशर नहीं डाला। ये जो आज हमने सड़कों पर जो प्रेशर देखा है, हम जो भी गुफ्तगू करें फिक्री नजरियाती दलाइल, उसमें ये फैक्टर इसको अंडर एस्टिमेट ना करें कि जो 48 घंटे तक, क्या कोई ऐसी मिसाल है कि कोई वजीर आला जो है वो एक जुलूस की शक्ल में अपना इख्तियार भी छोड़ता हुआ और जंगल बयाबान में आग लग रही है, पता नहीं कैसे खाया होगा, वो चलता रहा। और सारी नजरें, हम लोग बड़े मीडिया बड़े शफाक होते हैं नसीम बीबी, हम तो 3 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं देते, 5 मिनट नहीं देते, उससे हम निकल जाते हैं बड़े बड़े इंटरव्यूज को। लेकिन हम क्यों 48 घंटे तक हमारी तमाम स्क्रीनें, उसमें कुछ स्क्रीनें कोशिश करती रही, उनका जो एक अलग बैकग्राउंड है उससे निकल ही नहीं सकी थी, क्योंकि वो ताकत इतनी बड़ी थी। जो नजर आ रहा था, अमलन शहर बंद हो चुका था, इमरान खान ने उसका एबटाबाद से कोई नहीं आ रहा था, इधर से कोई नहीं आ रहा था। तो ये जो सब कुछ डेवलपमेंट है, इसमें आप वो फैक्टर न जोड़ें कि जो पीटीआई की जो अवामी ताकत थी, जो तंजीमी ताकत थी, और उनकी हर सतह का लीडर ये जो हम उनको बड़े वडेरे पजेरों वाले कहते थे, उन सबों ने भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। और ये अच्छी बात है कि जैसे पास में जब सिचुएशन होती थी, कोई और आता था, सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत की। बरेलवी साहब, लेकिन ये तो बात दुरुस्त है कि न कि सिर्फ परवेज खटक साहब, उनके तमाम जो कारकुन थे, टीयर गैस शेलिंग वगैरह तो उन्होंने सही ज़्यादा, लेकिन एक तो तनकीद की गई पीटीआई की कि इनके तमाम के तमाम लीडर्स बनी गला से बाहर निकले ही नहीं। आप बेनज़ीर भुट्टो साहब को देखें, नवाज शरीफ साहब को देखें, ख्वाजा आसिफ ने वैसे गलत तो बात नहीं की जो उन्होंने कहा कि जी वो प्राइम से खुद बाहर निकले, मतलब मेरा ख्याल है उसका जो एक उल्ट साइड है वो ये भी हो सकती कि प्राइम मिनिस्टर को निकलने दिया इस वक्त तो ये, लेकिन ये भी थोड़ी तनकीद हुई कि पीटीआई ने क्या ये सही उनकी हिकमत अमली थी कि सब जमा हो गए बनी गला में। लेकिन आपका जो पॉइंट है, आई थिंक पॉइंट टेकन, कि यकीनन इतनी तनदही से ये उनके वर्कर्स लगे रहे और सड़क पे जो निकले उसका एक असर हुआ। जी बिल्कुल, ये बड़ा, और पीटीआई के अंदर भी इस पे बड़ी डिबेट हो रही है, मोबिलाइजेशन, कि जिन लोगों ने अपने हलकों में लोगों को मोबिलाइज करना था वो तो सब बैठे होते बनी गला में, शामुल कुरैशी साहब बनी गला में, जहांगीर तरीन साहब बनी गला में, आप मुल्तान में क्यों नहीं है, आप लोधरा में क्यों नहीं है, असद उमर साहब। अब आपने देखे वो सीन कि असद उमर साहब खड़े हैं और उसके साथ शामुल कुरैशी साहब खड़े हैं और साथ पुलिस खींच के ले जा रही है आपके वर्कर्स को। फिर लेटेस्ट ये देखें कि अगर आरिफ अलवी साहब या इमरान इस्माइल साहब पकड़े जाएं तो चोरी निसार कहते हैं इनको छोड़ दें, और वो भी नहीं कहते कि हम अगर हमारे कारकुनों को नहीं छोड़ेंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल बरेलवी साहब की बात वेरी वेल टेकन, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें इनको सीखने की जरूरत है। जी। लोगों को उसके अंदर रह के मोबिलाइज करें। शेख रशीद ने बहुत सारे फिक्रे कसे जिसपे इमरान खान साहब जवाब देना चाह रहे हैं, और स्पेशली उनकी पिंडी की जो सारी की सारी, क्योंकि ये पिंडी का शो था, अभी ये सारी चीजें तहरीक इंसाफ के अंदर डिस्कस हो रही हैं कि पिंडी की जो हमारी सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन थी वो किधर है, लोगों को क्यों नहीं निकाल सकी वहां से। आप देखें, एक वजीर आला सिर्फ 1000 बंदे को मोबिलाइज कर सका, जहां पे ना कोई आपको रोकने वाला है। बुरहान पे किसी भी वक्त 2000 से ज्यादा लोग नहीं थे जहां पे पंजाब पुलिस उनको रोक रही थी। तो वेरी वेल टेकन, एक बड़ी नई जो है और स्टेटस को की पार्टी नहीं है जिस तरह एक वजीर आला छोड़ के सारा आया, और दोनों तो बड़ी पार्टी हैं, करप्शन के खिलाफ बातें बहुत करती हैं, लेकिन इस तरह किसी ने भी उसको इस हद तक लेके नहीं गया कि पूरे सूबे में अपना जो इक्तदार है उसको दाव पे लगा दिया हो कि हम ये कर। और इमरान खान साहब सिस्टम के खिलाफ नहीं बात कर रहे थे, वो कह रहे थे सिर्फ नवाज शरीफ साहब रिजाइन करें। नहीं, मेरा ख्याल है वहाँ थोड़ा सा मैं आपसे काजी साहब आपका भी मैं चाहूँगी इनपुट। देखें, ऑन इमरान खान साहब ने जो शुरू में कहा कि ये तो हमने खुद सुना कि उन्होंने कहा हम जो दफातर को बंद करेंगे, हम काम नहीं करने देंगे हुकूमत को, लॉकडाउन, मतलब कि शायद एक बात इमरान खान साहब ने शायद सीख ली हो कि लफ्ज़ जो होते हैं बड़े भारी भरकम होते हैं। सियासत में लफ्ज़ों की अदायगी जो है
किसी पब्लिक फोरम में बड़ा सोच समझ के लफ्ज़ अदा करने चाहिए। सईद काजी साहब, तो अगर आप कहें, खुद ही कहें कि जी हम बंद कर देंगे और ये कर देंगे, और फिर एक जो इनका आना है ये KPK के चीफ मिनिस्टर का, एक तरफ तो हम सब कह रहे हैं कि उसका, जैसे बरेलवी साहब ने कहा, बड़ा असर हुआ होगा सड़क पे, जो टीवी स्क्रीन्स पे हम देख रहे थे। दूसरी तरफ जो आज चौधरी निसार साहब कह रहे थे कि आप जी रिसोर्सेज लेके और हमला करने आए, इसलिए सईद काजी साहब नहीं वो कह पाए, क्यों? इसीलिए कह पाए क्योंकि यहाँ से लीडरशिप ने बात की थी लॉकडाउन की, बंद करेंगे, हुकूमत को काम नहीं करने देंगे। सईद काजी साहब, देखिए, आपकी बात ठीक है कि जानना चाहिए जो लफ्ज़ आप बोल रहे हैं उसके क्या नताइज निकलेंगे, लेकिन एक बात तो मैं एग्री करता हूं, एक सोशल बेस PTI ने बनाई है और उसका उन्होंने मुजाहरा किया है, ठीक कह रहे हैं वो। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, अच्छा। दूसरी बात मैं जो करना चाहता हूं, जो बड़ी तहरीकें हुई हैं, अगर आप 68, 69 की तहरीक देखें तो उसमें अगर आपने आज शटडाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बेसिकली स्ट्राइक का लफ्ज़ है, हड़ताल का लफ्ज़ है। क्वाइट रिसेंटली मिस्र में जो डिक्टेटरशिप उल्टाई थी लोगों ने अभी हुस्नी मुबारक की, वो उस स्ट्राइक से थी जो उनके टेक्सटाइल और दीगर सेक्टर्स में हुई थी, जिसके बाद फौज को मजबूरन उन्हें रिहाइश तुर्की बदल के उन्हें जेल में भेजना पड़ा था हुस्नी मुबारक को। तो दुनिया के अवाम मेहनत कश वो लॉकडाउन करते हैं जो स्ट्राइक के नाम से हम जानते हैं, जिसके बाद हुकूमतें और मुक्तदर तबके दे कम टू देयर नीज, अपने घुटनों पर आते हैं। और इसी तरीके से आप उसको देख लें, ये जो मे डे मनाया जाता है जिसकी वजह से आज मेहनत कश 8 घंटे का दिन जिसे वापस ले लिया उन्होंने, तो उस दिन भी तो ये एक तहरीक है, ये ब्लडी भी होती है, ये बंद भी करती है। और याद रखिएगा, आप जो ऐड तुलू हो रहा है यूरोप में और हमारे यहाँ, ये लॉकडाउन आपको नजर आएंगे और ये आपको इतना इललेजिटिमेट लफ्ज नजर नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि सिस्टम को ना छेड़े। किस सिस्टम को ना छेड़े? मुश्ताक रईसानी के सिस्टम को ना छेड़े, ये जो ठेका फरोशी का सिस्टम है इसको ना छेड़े, ये अवाम के जो पैसे हैं उसको प्लंडर करने का। तो मेरे ख्याल में काजी साहब, किसने आपको कह दिया सिस्टम इब्तिदा है? सईद काजी साहब, बात तो ये है ना, कह रहे हैं ना सिस्टम डिरेल ना करें। नहीं, बिल्कुल ना। हम अच्छा ये ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक लेते हैं और इसको डिबेट को करते हैं। जब ब्रेक के बाद इसको डिरेल करने से फायदा ये, या सिस्टम को, मेरा ख्याल है बरेलवी साहब से पूछ लेते हैं। बरेलवी साहब, सिस्टम डिरेल ना करें। सईद काजी साहब को ये बात पसंद नहीं आई और मैं तो फिर आई मैं और काजी साहब, दरअसल हम और काजी साहब की जो जनरेशन थी ना, वो जो कॉमरेडों वाली और उनकी पार्टियों का जो कुछ हुआ वो एक अलग है, हम लोग उससे निकले नहीं है। और हम इसीलिए PTI की जो अवामी फोर्स है उसको हजम नहीं कर पा रहे इस मम्मी डैडी पार्टियों को। काजी साहब की और हमारी जो पुराने चले आ रहे थे ना, जो आइडियलाइज, और वो है ही नहीं अब सिरे से। कहाँ चले गए कुछ नहीं मालूम, कहाँ होते हैं, छोड़िए वो NGO में चले गए, कहाँ चले गए। तो इस पे गुस्सा मत उतारे PTI अगर आवाम सड़कों पे आ रहे हैं। एक फिक्रा 2 सितंबर को 20 करोड़ लोगों ने भारत बंद किया था इस 2 सितंबर को। तो इट्स नॉट ओवर, द फाइट इज ऑन। पाकिस्तान में बात हो रही है, पाकिस्तान की काजी साहब, पाकिस्तान की, इंडिया ये साथ ही है, ज्यादा दूर नहीं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, तो पाकिस्तान की बताइए ना। नहीं, पाकिस्तान की बात। काजी साहब, यहाँ तो नहीं कुछ बंद हो पाए। नहीं, मेरा ख्याल काजी साहब, आपका जो दर्द और दुख है वो तो सब उस पर बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप भी खुश हैं आज कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कानून के दायरे कार में कहा हम एक्शन करेंगे, तो अल्टीमेटली आइडियल तो यही है कि कानून का निफाज करें सही तरीके के साथ। क्यों काजी साहब? देखिए, मैं और उसका क्रेडिट जाएगा सड़कों पर निकलने वाले हम बिल्कुल खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, लेकिन आपको पता है कुछ लोग और भी सड़कों पे निकल रहे हैं। ये लोग जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ निकल रहे हैं, ये जो नर्सेज आ रही हैं सड़कों पर, डॉक्टर्स आ रहे हैं, जो समाज के पहिए को चलाते हैं, उनके बड़े दर्द हैं, वो लड़ रहे हैं, मगर उनको कोई लीड करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सिस्टम डिरेल नहीं करना। सिस्टम यही रहे, एक ऑलिगार्क्स उठ जाएं, बाकी के ऑलिगार्क्स आ जाएं। ब्रेक लेते हैं, अब तक आगे जाएगी। काजी साहब, ब्रेक लेते हैं, उतनी देर में आप सोचें आप कौन सा चाहते हैं लाएं, तो फिर हम उस पर बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।